नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक और कॉन्ग्रेचुलेशंस, अब 10th से भी 11th में आ गए हैं और 10th वाली सपना की पाठशाला चैनल के साथ साथ आपने ज्वाइन कर लिया होगा 11th वाली सपना की पाठशाला चैनल को भी। तो 10th को भी ज्वाइन करके रखिएगा, 11th को भी सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने के कहाँ को पैसे लगते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम लोग इसके अंदर कंप्लीट 11-12 करने वाले हैं और जहाँ पर हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स ये तीनों जो टॉपिक्स रहेंगे, जो सब्जेक्ट रहेंगे वो कवर करेंगे इन द साइंस स्ट्रीम। तो चलिए आज का हम पहला लेक्चर शुरू करते हैं, जहाँ पे हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। चैप्टर्स देखो, अब बेटा मैं आपको क्लियर बता दूं कि अभी के जो लेक्चर्स होंगे वो बिल्कुल चुन्नू मुन्नू वाले लेक्चर नहीं होने वाले, ठीक है। सारे के सारे लेक्चर जो होंगे वो 1-1.5-2 घंटे के आसपास तो रहेंगे बिकॉज हम 11th में आ गए हैं, हमने साइंस स्ट्रीम चूज किया है। तो अगर आपने किताब देखी हो आपकी केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, तो भैया एक एक चैप्टर जो है ना, मतलब बहुत सारे पेजेस कवर करता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर इतने सारे पेजेस हमारे वहाँ पे होंगे तो हमारा लेक्चर कैसे 1 घंटे में ख़त्म होगा। तो प्लीज़ इत्मीनान से अपनी नोटबुक लेके बैठिए और लेक्चर को सुनते जाइए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करते जाइए, बिकॉज नोट्स बनाओगे अच्छे से तो वो आपको काम आएगा बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे तरीके से। और आपको 11th, क्योंकि हमें आगे एग्ज़ाम्स भी क्रैक करने होते हैं, तो रिवीजन के लिए आपका 11th का पूरा मटेरियल आपका साथ में चलेगा 12th और उसके एग्ज़ाम्स के बाद। तो अब आज के बाद आपकी कोई भी किताब रद्दी में नहीं जाएगी, ठीक है, कोई भी किताब रद्दी में नहीं जाएगी। इसके लिए हर एक चीज़ को प्लीज़ अच्छे से मेंटेन करना। साइंस वाले बच्चों से तो मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर ही रही हूँ कि ये बच्चे जो है वो समझदार होंगे और समझ के इस चीज़ को करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब आप समझ सकते हैं कि केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है। इसका मतलब कि अगर यहाँ पे इस चैप्टर में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो 9th और 10th की भी कवर होंगी, रिपीट होंगी, बट ऑब्वियसली हम थोड़े से बुलक्कर हो जाते हैं तो हमें 9th इतना याद नहीं रहता है। तो 9th से लेकर जो केमिस्ट्री आपके पास आई थी, 9th का थोड़ा पोर्शन रहेगा, 10th का थोड़ा पोर्शन रहेगा एंड देन 11th का आगे कंटिन्यूटी में रहेगा। तो इसके लिए ये वाला चैप्टर समझना ज़रूरी है, ठीक है। जिस तरीके से एक बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, फिर बड़ा होता है ना, ठीक है, फिर धीरे धीरे दौड़ना सीखता है, बुढ़ा, मतलब एक स्टेज है ना, बचपन, ओके, इन्फेंट, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्ट एंड देन ओल्ड एज। तो उस तरीके से कोई भी चैप्टर आप ना बीच में उठा के नहीं कर सकते हो, उसी तरीके से हमें लाइन वाइज ही जाना पड़ जाएगा और उस हिसाब से हम लोगों को हर एक पॉइंट को कवर करना है। तो चलो पहले बात करते हैं केमिस्ट्री है क्या। अब बोलोगे अच्छा मैम केमिस्ट्री क्या है, अब ये आप बताओगे हमें कि केमिस्ट्री क्या होती है। हाँ, अभी बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो केमिस्ट्री क्या होती है पहले हम वो बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री इज नथिंग बट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ द साइंस फील्ड विच डील्स विद द मैटर, ठीक है। सो ध्यान देना क्या कह रही हूँ मैं। केमिस्ट्री, जब हम बहुत बेसिक से शुरू करते हैं ना बेटा, और हर एक चीज़ को कंटिन्यूटी में करते जाते हैं, तो फिर आपको कभी कोई बैकलॉग नहीं होगा, आपका कभी कोई कॉन्सेप्ट मिस नहीं होगा। तो इसके लिए प्लीज़ वीडियो को ऐसे स्किप मत कीजिएगा कि चलो मेन पॉइंट देख लेते हैं। मेन पॉइंट देखोगे तो ना आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक होगा, ना आप ढंग से अपने स्कूल में भी एग्जाम क्रैक कर पाओगे, क्योंकि आपका 11th-12th आ गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन लर्न करके जाओ और आपके पास सवाल सेम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो यू शुड बी क्लियर विथ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट इज पावरफुल, ठीक है। वही आपका नॉलेज कॉन्सेप्ट ही आपको आगे लेके जाएगा। तो वेल चलो बैक शुरू करते हैं हम लोग। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ the study of matter, ठीक है। मैटर की स्टडी के साथ वो डील करता है। नाउ द पॉइंट इज दैट मैटर क्या होता है। अब मैटर क्या होता है वो हम लोगों ने 9th क्लास में देखा था, ओके। मैटर क्या होता है भैया, तो मैटर इज अ सब्सटेंस, वो एक चीज होती है। मैटर इज अ सब्सटेंस विच हैज सम मास, and occupies space is called matter, ठीक है। तो वो एक चीज़ होती है, एक पदार्थ होता है जिसमें कुछ वजन होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे कि मार्कर मेरे हाथ में है, तो ये मार्कर्स में कुछ ना कुछ वजन है और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। आप अभी जहाँ पे बैठे हुए हो और अपने आसपास जो रूम है उस पूरे रूम को ऐसे निहारो अच्छे से और सोचो कि
क्या क्या मैटर है, हर एक चीज़, यस, ठीक है, जिसने सोच लिया, देख लिया, समझ में आ गया, हर एक चीज़, ओके, बिकॉज जो चीज़ें विजिबल हैं वो और जो चीज़ें नहीं विजिबल है, इनविजिबल है, वो भी मैटर में आएंगी। क्यों? क्योंकि उनके पास मास है, ठीक है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं। आज ये रूम है और ये रूम में मुझे एक चीज़ नहीं दिख रही है, वो हवा, एयर, ठीक है, वो मुझे नहीं दिख रहा है, बट मुझे पता है ना कि वो पूरे रूम में फैला हुआ है, तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो एयर, ठीक है। और जब हम इस एयर को कंप्रेस्ड करके अगर किसी कंटेनर में फिल कर लेंगे तो उसका वजन आएगा, बेशक आएगा, तभी तो हम लोगों को सिलेंडर्स मिलते हैं। आज आपके फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स आपके इंस्टीट्यूट वगैरह पे होते हैं, या तो फिर आपके अपने घर पे जो सिलेंडर आता है, गैस सिलेंडर, ओके, तो वो क्या होता है, गाड़ियों के अंदर जो सीएनजी भराया जाता है वो क्या होता है, तो गैस को कंप्रेस करके उसमें इनपुट किया जाता है और फिर आता है भाई 15 किलो, लाइक 15 kg जितना गैस उसके अंदर आ गया, केजी मतलब मास आया, है ना, और वो उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो उसको मैटर कहेंगे। तो इन शॉर्ट ये पूरे यूनिवर्स में, एक्चुअली पूरा यूनिवर्स मैटर ही है, ठीक है, ये पूरे यूनिवर्स में आपको हर एक चीज़ जो मिलेगी वो मैटर होगी, बिकॉज उसके अंदर मास होगा और वो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी। बात समझ में आई बच्चा? क्लियर हुआ इतना? चलो शाबाश। नाउ अब ये मैटर को हम क्लासीफाई करते हैं, तो क्या रहेगा हमारे पास? देखो, अगर हम मैटर को बच्चा क्लासीफाई करते हैं तो हमारे पास मैटर दो फॉर्म में आएंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये और हम डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पे इतना स्पेस कवर नहीं होगा तो मैं इसको रब करना पसंद करूँगी। तो पहले इतना जो है वो आप फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करके ये पूरा फ्लो चार्ट अच्छे से बना के आपको प्रेजेंट करती हूँ। सो बच्चा आइए देख लेते हैं हम लोग मैटर के क्लासिफिकेशन क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ठीक है, तो मैटर ब्रॉडली दो चीज़ों में डिवाइड किया जाता है। एक जैसे अभी हमने डिस्कस किया, फिजिकल कंपोजिशन या फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर, ओके, और दूसरा इसके अंदर क्या आता है, केमिकल। हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन लिख दें, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये दो में डिवाइड होता है। ना फिजिकल की हम बेटा बात करते हैं तो आपको पता है फिजिकल का मतलब क्या होता है बेटा? फिजिकल का मतलब होता है वो चीज़ जो बेसिकली एटम और मॉलिक्यूल्स से मिलके बनी है, या एटम और मॉलिक्यूल्स की जो स्टडी करवाती है उसको हम कहते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब आप खुद मुझे बताओ, बचपन की बात है, हमें ये पता है कि लाइक H2O की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर उसके पार्टिकल्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो सॉलिड मतलब आइस बन गया, ठीक है, थोड़ा सा उनमें हीट आ जाता है तो दूर दूर हो जाते हैं तो क्या बन गया, लिक्विड, ठीक है, और थोड़ा हीट आ जाता है तो और दूर हो जाते हैं तो क्या बन गया, गैस। पार्टिकल्स का चेहरा तो वही है ना, ठीक है, H2O इज द सेम। सॉलिड, लिक्विड और गैस अगर हम बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं आइस, वाटर और गैस की, ठीक है, तो लिखोगे केमिकली तो आप इसके अंदर H2O और H2O ही लिखोगे ना। आइस के लिए H2O क्या हो गया, सॉलिड, वाटर के लिए H2O क्या हो गया, लिक्विड, और गैस के लिए H2O क्या हो जाएगा, गैसियस फॉर्म, है ना। तो चेहरा तो वही है ना, केमिकल कंपोजिशन तो वही है ना, बस उसका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है वो अलग हो जाता है, बिकॉज वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं। बात समझ में आई? तो जहां पर भी हम लोग इस तरीके की स्टेट ऑफ मैटर की जब बात करते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। एम आई क्लियर? तो जहाँ पे हम लोग स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, जहाँ पे हम लोग स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और बेसिकली ये फिजिकल चेंज जो हम देख रहे हैं ना, इसी को ही हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। आपको पता होगा केमिस्ट्री के आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसे केमिस्ट्री के टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हम जो अभी फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, आगे एक दो चैप्टर और हमारे पास आएंगे, वो सारे के सारे फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये सब अपन बात कर रहे हैं क्योंकि जहाँ पे हम चेंजेस की बात करेंगे। और एल्स अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो सिंपल इतना समझ लीजिए कि वो स्टडी जहाँ पे हम एटम और मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, दैट इज द फिजिकल केमिस्ट्री। एम आई क्लियर? डन? ओके, तो चलिए अब फिजिकल स्टेट क्या होता है बेटा यहाँ पर? तो एक होगा हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म, ठीक है, दैट्स इट। उसके अलावा तो कुछ और है नहीं यहाँ पर। ओके, अब बात करते हैं हम केमिकल चेंज में। सो केमिकल चेंज क्या होगा इसके अंदर?
देखो केमिकल दो तरीके में डिवाइड हो जाएगा बच्चा, एक रहेगा इसके अंदर प्योर सब्सटेंस और एक होते हैं मिक्सचर्स। इम्प्योर बोल सकते हो बट ठीक है, मिक्सचर्स वर्ड ज़्यादा सूटेबल होता है, ठीक है। प्योर में क्या हो जाएगा बेटा, प्योर के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स की और कंपाउंड्स की। इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं थोड़ा फ्लो चार्ट पहले आपको क्लियर आउट कर लूँ। और मिक्सचर्स में हमारे पास दो टाइप के मिक्सचर्स आएंगे बेटा, एक रहेगा होमोजीनियस मिक्सचर और एक रहेगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बच्चा, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स हमारे पास डिवीजन में आ जाएंगे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ठीक है, कंपाउंड्स हमारे पास आ जाएंगे यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, देखो बेटा, तो ये पूरा क्लासिफिकेशन हुआ मैटर का। अब यहाँ पे हम दोबारा से कुछ पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल क्लासिफिकेशन, दैट मीन्स की स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ पे एक्चुअली स्टडी होता है, इट इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसमें हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करेंगे। इसको हम कहेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। यहाँ पे हम बात करें केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन इसका मतलब जहाँ पे हम कॉम्पोजिशंस की बात करेंगे। ठीक है, जहाँ पे हम बात करेंगे कॉम्पोजिशंस ऑफ कंपाउंड्स। जैसे कि भैया नमक कैसे बना, तो नमक जो है वो सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना है, NaCl से मिलकर बना, तो कंपोजिशन आया ना इसके अंदर। पानी किससे बना है, तो भैया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो आया उसमें कंपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट होकर एक नया कंपाउंड देते हैं, चैप्टर नंबर 10 स्टैंडर्ड 10 में अपन ने किया था ना केमिस्ट्री में। ठीक है, बैलेंसिंग द रिएक्शन में आपके पास बहुत सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस थे। तो जो रिएक्शंस हैं दैट इज नथिंग बट द केमिकल चेंज। आया था समझ में, तो इसको हम कहें केमिकल क्लासिफिकेशन। नाउ प्योर सब्सटेंस आता है और मिक्सचर आता है। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है वो सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप के लाइक ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर यूज्ड, या हाँ ठीक है, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर यूज्ड इन डेफिनेट प्रपोर्शन। अगर कंपाउंड में होगा तो इन डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है बच्चा, तो जैसे कि हमारे पास प्योर में क्या आएगा, एलिमेंट्स आएंगे और कंपाउंड्स आएंगे। देखो एलिमेंट्स आपको पता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटल में आप बहुत सारी चीज़ें ले सकते हो, कॉपर ले सकते हो, आयरन ले सकते हो, सिल्वर ले सकते हो, गोल्ड ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि भैया जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड के अंदर जितने भी एटम्स रहेंगे, 1000 हुए, 1,00,000 हुए, जितने भी एटम्स हुए, ठीक है, वो सारे के सारे एटम्स का जो केमिकल बिहेवियर है और फिजिकल बिहेवियर वो दोनों सेम होगा, है ना। केमिकल बिहेवियर सेम होगा। तो जैसे गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड इज अ नोबल एलिमेंट, हमें पता है। ठीक है, जो कभी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसके लिए उसके पास कभी भी लाइक रस्टिंग और कोरोजन अपने को गोल्ड पे देखने को नहीं मिलता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सबका नेचर ऐसा ही है कि भैया हमें पार्टिसिपेशन नहीं करना है किसी के अंदर भी। ओके, तो दे हैव द सेम काइंड ऑफ एटम्स, उसको हम कहते हैं सेम काइंड ऑफ एटम्स, जिनका जो नेचर है, जो मूल नेचर है, वो सबका सेम होता है। बात समझ में आई, इतनी क्लियर हुआ। ठीक है, सिल्वर का भी आपको पता है कि भाई सेम टाइप ऑफ एटम्स रहेंगे उसके अंदर। एल्यूमिनियम की बात करते तो उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स रहेंगे। बात समझ में आई। तो जहाँ पर एक ही तरीके के एटम्स एक साथ जुड़ के बैठ जाते हैं और सेम नेचर अकर करते हैं, तो वो हम लोग को एक स्पेसिफिकली एक एलिमेंट देते हैं विद द स्पेसिफिक नेचर, है ना। इसके लिए तो हम लोग गोल्ड को, सिल्वर को, एल्यूमिनियम को, कॉपर को, इन सबको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज दे हैव द डिफरेंट नेचर, है ना। आज एक क्लास के अंदर 70 बच्चे हों तो हम लोग कुछ बच्चों को लाइक बोलते हैं लाइक वो टॉपर हैं, है ना, ये एवरेज है, वो मिस्चीवियस है। मतलब कि आज आपने कभी देखा एक टॉपर इंसान जो है, ठीक है, मतलब ऐसे 95 और 99% लेके आने वाला, वो 40% वाले के साथ मस्ती कर पाए, करेगा ही नहीं, उसके अंदर वो मस्ती वाला नेचर ही नहीं है,
है ना, और वो 40% वाले को आप 90 वाले के साथ बिठा दो, मतलब वो उसकी ज़िंदगी का ना एज अ वर्स्ट डे माना जाएगा, ठीक है। न जाने कौन सी सुबह को मैंने किसका सपना देखा या किसका चेहरा देखा जो मुझे उसके साथ बिठाया गया, ठीक है, ज़िंदगी झंड हो गई। तो वो तो ये सोचेगा कि उसको मस्ती करने का मौका नहीं मिला, तो उसका नेचर क्या है, मस्ती करने वाला है ना। तो ये सारे एटम्स ही तो हैं और क्या है, ठीक है, नेचर अलग अलग है, तो उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। डन, क्लियर हो गया। तो आपको पता है मेटल नॉन मेटल का अपना खुद का ही नेचर होता है ऑलमोस्ट, हमें पता है जैसे ऑक्सीजन गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स में आते हैं। मेटलॉइड्स वो होते हैं जिनका बिहेवियर मेटल और नॉन मेटल से मिलता जुलता होता है, इसको हम कहते हैं मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटलॉइड्स बोलो, सेमी मेटल्स बोलो, सेमी मेटल्स बचपन में बोलते थे, अभी थोड़ा अपन मेटलॉइड्स वर्ड यूज़ करेंगे। फिर बात करते हैं कंपाउंड्स की। तो कंपाउंड में हमारे पास रहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। याद करना कंपाउंड को हमने प्योर में क्यों लिया है, कई बार बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भैया लाइक कंपाउंड में तो हम उसको मिलावट कह रहे हैं ना, तो वो तो मिक्सचर्स में आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। कंपाउंड के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं दे आर जॉइंट विथ फिक्स्ड प्रपोर्शन। कैसे होते हैं बेटा, फिक्स प्रपोर्शन में वो ज्वाइन होते हैं, इसके लिए, ठीक है। आप एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हो, लाइक अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूँ और मैं एग्जांपल लूँ ग्लूकोज का, क्योंकि हमने 10th क्लास में देखा है, इसके लिए मैं वो एग्जांपल ले रही हूँ, C6H12O6, ठीक है। तो C6H12O6 ग्लूकोज कहलाएगा, बात समझ में आई। तो जिसमें फिक्स है कि भाई 6 कार्बन आएंगे, 12 हाइड्रोजन आएंगे और 6 ऑक्सीजन आएंगे, ठीक है। H2O फिक्स हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स, अच्छा ये H2 तो ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है, बट एक बात है, तो जहाँ पर भी हमारे पास फिक्स्ड काइंड ऑफ प्रपोर्शन रहेगा उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और उसके अंदर ऑर्गेनिक में हमारे पास सारी की सारी चीज़ें वो आएंगी जो हमें नेचर से मिलती हैं, जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलती हैं, वो सारी ऑर्गेनिक हो जाती हैं। काउडंग इज़ एन ऑर्गेनिक, ठीक है, पेपर इज़ एन ऑर्गेनिक, वी आर ऑर्गेनिक बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर ये सारे अवेलेबल होते हैं। ओके, इनऑर्गेनिक क्या होता है, इनऑर्गेनिक वो चीज़ होती है जो धरती से खोद के निकाली जाती है, दैट इज़ द इनऑर्गेनिक। बात समझ में आया, ठीक है। अब जैसे NaCl जो है वहाँ पे सोडियम और क्लोरीन है, तो वो इनऑर्गेनिक आ गया क्योंकि वो आयन से मिलके बना है। और सिंपल बोलूँ, और सिंपल ये कि भैया जिसके अंदर कार्बन कंटेंट होगा वो ऑर्गेनिक कहलाएगा, जिसके अंदर कार्बन कंटेंट नहीं होगा वो इनऑर्गेनिक कहलाएगा। ये बहुत सिंपलेस्ट मैंने बोल दिया, ठीक है, ये बहुत सिंपलेस्ट मैंने आपको बता दिया डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ठीक है। इतना पता चल गया बच्चा। ओके, देखो अब अगर हम बात करते हैं इसको प्योर फॉर्म में और क्यों बोलते हैं, एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ बेटा मैं आपको। देखो जैसे कि हम बात करते हैं बेटा O2 का, ऑक्सीजन, ठीक है। O2 किसके लिए काम करता है, इट इज़ यूज फॉर द सर्वाइवल मैम, इसके बगैर तो ना हम जिंदा रह पाएंगे। इट इज़ यूज फॉर द कंबशन, इसके बगैर कोई चीज़ जलेगी नहीं, है ना, क्लियर है ना। तो बेसिकली O2 का यूज सर्वाइवल मोड के लिए है। बट जैसे ही एक एटम जुड़ जाता है बन जाता है O3 क्या होता है, ओजोन। क्या उसको हम इनहेल करेंगे तो हम जिंदा रह पाएंगे, नहीं 10th में देखा था, ठीक है। क्यों नहीं, क्योंकि ये पॉइजनस गैस होती है ना। तो आप सोचो, आप थोड़ी सी दिमाग की बत्ती खोलो, सोचो कि भैया सिर्फ एक एटम अपन ने क्या वहाँ पे ऐड कर लिया, इसकी तो प्रॉपर्टी चेंज हो गई, है ना। ऐसा होता है, अच्छा ये दोस्त मिल गया तो तेरे रंग दिख गए मेरे को। तो बात यहाँ पर है, इसको एक एटम को, O2 को एक एटम क्या मिल गया, इस नालायक ने तो प्रॉपर्टी चेंज कर दी अपनी, ठीक है, सीधा चला गया स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑक्सीजन था तो हमारे आसपास रह रहा था, हमारे साथ दोस्ती बना के चल रहा था। जैसे इसको O3 मिल गया तो हवा में उड़ने लगा, चला गया स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, ठीक है, पॉइजनस हो गया, घमंडी हो गया। ओके, सो दैट मीन्स कि यहाँ पे एक एटम की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पूरी की पूरी प्रॉपर्टी चेंज कर लेता है। बात समझ में आई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द केमिकल कंपोजिशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द कंपाउंड, बिकॉज द प्रपोर्शन इज फिक्स, ठीक है। O3 का नेचर अलग है, O2 का नेचर अलग है। सेम हम एग्जांपल लेते हैं CO का। CO इज द कार्बन मोनोऑक्साइड, जहरीला गैस। अगर मैं एक सिर्फ बढ़ा दूं O तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, उसको तो हम खुद अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। प्लांट्स के लिए तो भैया ये तो वरदान है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका इनहेलेशन और सब कुछ उसी से तो होता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इसके वजह से होता है, तो उसके तो वरदान का काम कर रहा है ना। तो सोचो खाली एक ऑक्सीजन एटम का ऊपर नीचे हो गया तो कम है तो पॉइजनस गैस, एक बढ़ गया तो सर्वाइवल गैस, ठीक है, एक बढ़ गया तो फोटोसिंथेसिस के लिए यूजफुल हो गया, प्रॉपर्टी चेंज हो गई उसकी। दैट्स वाई हम कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस में इंक्लूड करते हैं। अब बात समझ में आई, क्लियर हुआ। चलो
अब हम बात करते हैं मिक्सचर्स की, जहाँ पे हम बात करेंगे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। ठीक है बच्चा। अब होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है उसके पहले बात करते हैं मिक्सचर क्या होता है। अब देखो मिक्सचर का मतलब ये होता है जहाँ पे नो डेफिनेट प्रपोर्शन, नो डेफिनेट प्रपोर्शन, याद करना। ठीक है, इसको हम कहेंगे मिक्सचर। अब जैसे कि चाय बनानी है, ठीक है, चाय के अंदर दूध लिया, पानी थोड़ा डाल दिया, चीनी, किसी को डायबिटीज़ है तो बोलेगा चीनी मेरे को नहीं चाहिए, फीकी चाय पिएगा, कोई बोलेगा 1 चम्मच, कोई बोलेगा 2 चम्मच। तो सबकी जो मिठास लेने की जो क्वांटिटी है वो सबकी अलग अलग है ना। बात समझ में आई। चीनी की क्वांटिटी अलग है, बट तुम 3 कप है तुम्हारे पास, एक में नो चीनी, एक में मीडियम चीनी, एक में बहुत चीनी। ठीक है, एक चीनी कम, बेचा का नाम। तो इसका मतलब है कि अब तुम ऐसे बोलोगे, अच्छा वो जो चीनी जिसमें नहीं है ना उसको चाय नहीं बोलूँगा मैं। क्यों नहीं बोलोगे? चाय पत्ती आ गई, उसके अंदर दूध आ गया, तो चाय तो बोलोगे ना उसको। तो तुम इन तीनों कप को चाय बोलोगे। फ़र्क क्या रहेगा उसके अंदर? चीनी की क्वांटिटी ऊपर नीचे है ना। तो मिक्सचर के अंदर कभी क्वांटिटी फिक्स नहीं होती है, इसके लिए इसको मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, हर कोई अपनी सुविधा के हिसाब से मिक्सिंग करता है कंपाउंड्स का, उसको हम कहेंगे मिक्सचर। अब बात समझ में आई? मिक्सचर का एग्जैक्टली पॉइंट समझ आए किसको बोलते हैं हम लोग? मिलावट करना। तो मिलावट अलग अलग होती है। ठीक है, एक दूध वाला हमारे घर पे आता है, ठीक है, दूध देने के लिए पानी तो वो भी मिलाता है। ठीक है, पहले आता था, ठीक है, पानी वो मिला, पर वो ज़्यादा पानी मिलाता था, तो पता चला दूध इतना यूँ पानी की तरह ऐसे लगता था कि क्या हम पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। ठीक है, मिलाता दूसरा वाला भी, क्वांटिटी कम है, मिक्सचर के हिसाब से चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से नो डेफिनेट प्रपोर्शन। तो इसमें डिफरेंस किस तरीके से आ रहा है? तो हमारे पास 2 टाइप है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है ना बेटा। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? तो होमो मतलब मिलजुल के, ठीक है, होमो मतलब सेम। अभी चल रहा है ना आजकल ट्रेंड, सेम बट डिफरेंट। ठीक है, ऐसी बात है। तो ये होमोजीनियस आया मतलब सेम। दैट मीन्स कि जैसे कि आपने पानी के अंदर नमक को डिज़ोल्व कर लिया, नमक डिज़ोल्व हो गया, उसके बाद क्या तुम्हें नमक दिखता है क्या? नहीं दिखता। ठीक है, उसके साथ बह गया उसके प्यार में। ठीक है, तो नमक अभी दिखता नहीं है, तो इसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स। बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसे जो मिक्सचर्स तुम्हारे पास आते हैं जहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, या तो फिर मैं मोटी बात बोलूँ, मोटी बात ऐसी है कि भैया जिसको तुम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो, जिसको तुम सेपरेट नहीं कर सकते हो, यस दिस इज द करेक्ट वर्ड, जिसको तुम सेपरेट नहीं कर सकते हो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि पानी में आपने नमक डिजोल्व कर लिया, नाउ अगर आप छन्नी से उस पानी को छाटोगे तो पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा विद द नमक। ठीक है, ऐसा नहीं नमक छन्नी के ऊपर रह जाएगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर को आप वो बोलते हो जहाँ पे नो फिल्ट्रेशन पॉसिबल। ठीक है, फिल्ट्रेशन पॉसिबल है ही नहीं उसके अंदर। ठीक है, जिसको हम कहेंगे होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में बच्चे हमारे पास 2 टाइप के आते हैं, एक रहता है सस्पेंशन सॉल्यूशन या सस्पेंशन मिक्सचर, ठीक है, और एक होता है कोलोइडल। ठीक है बच्चा। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन का मतलब रहेगा कि भाई जहाँ पे आप पार्टिकल्स लिटरली देख सकते हो, जिसका फिल्ट्रेशन पॉसिबल है। ओके, फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो आप, वाटर प्लस सैंड। ठीक है, पानी और मिट्टी, फिल्ट्रेशन पॉसिबल है ना, सीधी सी बात है। ठीक है, आप पानी को कितना, मिट्टी को कितना पानी में आप डिजोल्व कर लो, मतलब घुमाओ बट डिजोल्व तो होने वाली है नहीं, और जब उसको तुम छन्नी से छाटोगे तो यू विल सी कि पानी नीचे आ गया और वो मिट्टी ऊपर रह गई, तो फिल्टर पॉसिबल है, तो उसको हम कहेंगे सस्पेंशन। ठीक है, अब इसमें मिलावट, अब मिक्सचर में क्लियर हो गया। ठीक है, नो फिक्स प्रपोर्शन। और हेट्रोजीनियस में दूसरा आता है कोलोइडल। कोलोइडल के अंदर पार्टिकल्स जो हैं, देखो इसमें फिल्ट्रेट पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता बट पॉसिबल है। जैसे कि बात करती हूँ मैं कि दूध, ठीक है, तो दूध इज अ कोलोइडल सॉल्यूशन, मिल्क। क्यों? क्योंकि जब आप उसको छन्नी छाटोगे ना तो उसके कुछ पार्टिकल्स आपको ऊपर की तरफ दिखेंगे, बाकी दूध नीचे की तरफ आएगा, तो कुछ ही, ज़्यादा नहीं। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स दिख जाते हैं। या अगर हम दूध को बॉईल करते हैं तो ऊपर मलाई जम जाती है। ठीक है, तो मलाई क्या है, वो पार्टिकल्स आए के सारे अलग हो गए और जो एक मलाई के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं उसको कोलोइडल कहते हैं, जिसमें फिल्ट्रेशन कुछ हद तक पॉसिबल है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, बट ये होता है कि ये पार्टिकल्स हम खुली आंखों से देख सकते हैं। एंड वी नो लाइक मिल्क, तो मिल्क के अंदर क्या होता है भैया, दूध का वो प्रोटीन का पार्टिकल होगा, वो कैल्शियम होगा उसके अंदर। ठीक है, फैट होगा दूध के अंदर, पानी होगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना,
और सबका क्वांटिटी अलग 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 है, तो दैट इज अ मिक्सचर, दैट इज कंसिडर एज अ कोलोइडल मिक्सचर, बिकॉज आप उसके अंदर पार्टिकल्स को बिल्कुल यूँ सेपरेटली देख तो नहीं पाते हो। आज तुम्हारे सामने मैं दूध का ग्लास लेके आऊँगा, मैं बोलूँगी इसके अंदर ना पार्टिकल्स को अलग करो, पानी को अलग करो, तो आप कर पाओगे? फिजिकली तो नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है, फिजिकल मतलब कि छन्नी के साथ तो नहीं कर पाएंगे अपन, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। वेल इसका डिटेल में इतना जाने की जरूरत नहीं है, 9th का थोड़ा कॉन्सेप्ट है, जस्ट मैंने समझा दिया। इतना समझ में आया बेटा? सब क्लियर हुआ? चलो अब सिर्फ एक लास्ट पॉइंट मेरे को बता देनी है। केमिकल कंपोजिशन में बच्चा हमेशा याद करना, एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड, याद करना, तभी वो केमिकल है। ओके, और केमिकल बैक साइड बहुत मुश्किल से जाता है, और फिजिकल के अंदर कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता है, ठीक है, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म, ठीक है, कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता है। बात समझ में आई? आज ये मैंने वाटर का एग्जांपल दिया, तो H2 तीनों में वही है ना, नया कंपाउंड थोड़ी बना, उसका उनका सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, जबकि इनके अंदर तो पूरा का पूरा नया कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। आपने H2 और O2 को मिक्स किया तो आपको H2O मिल गया, ओके, तो पूरा का पूरा नया का नया कंपाउंड ही बन जाता है इसके अंदर, दैट्स व्हाट इज अ केमिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर हुआ बेटा? ये बेसिक चीज़ समझ में आई पूरी अच्छे से, ठीक है। तो फटाफट से इसको चार्ट बना दो तो आपके लिए इजी हो जाएगा चैप्टर, मतलब 2-3 पन्ने तो इसमें यूं ही खत्म हो गए हमारे, ठीक है। तो जस्ट मेक दिस फ्लो चार्ट, फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अभी बच्चा, अभी हमने जितना कॉन्सेप्ट किया ना, उसके बेस पे आपसे क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं स्कूल में, अपन पहले वो देख लेते हैं। तो जैसे कि मेंशन वेदर द फॉलोइंग आर एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर, अपन को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं अभी हम लोग। ग्लास, ग्लास क्या होता है? बोलो बोलो। यस, इट्स अ मिक्सचर। क्यों? अरे भैया ये सिलिका वगैरह से मिलके बनता है, मिट्टी जो सिलिका होती है ना उससे मिलके बनता है, ठीक है, और उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं, उसका कोई प्रोपोर्शन फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए आप देखो ग्लासेस, आप देखो हमारे जो मिरर ग्लास होता है वो अलग होता है, ठीक है। जो हमारे कार के ऊपर जो विंडशील्ड का जो ग्लास होता है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, वो यूँ बिल्कुल बिखर जाता है। अपने जो ग्लास अपने घर पे होता है वो सिर्फ ब्रेक डाउन हो जाता है, टूटता है ना, इससे उसमें दरारें पड़ती है, जबकि कार में अगर कभी कुछ हो ना, कार एक्सीडेंट हो या क्या, तो उसमें दरारें नहीं पड़ती, वो बिल्कुल बिखर जाता है। तो दोनों ग्लास ही है, सीधी बात है। अपने घर पे जो पानी पीने का ग्लास होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है ना। तो इसके लिए दैट इज क्यों? क्योंकि वो मिक्सचर है, वो अलग अलग चीज़ें मिलकर बना है, तो प्रोपोर्शन इज डिफरेंट। लाइमस्टोन क्या होगा बच्चा? लाइमस्टोन क्या होता है? CaCO3, तो ये तो कंपाउंड हो गया ना, तो ये क्या हो गया? कंपाउंड। प्योर गोल्ड, बट ऑब्वियसली मैम एलिमेंट। डायमंड, बोलो बोलो, एलिमेंट। क्यों? क्योंकि वो सिंपल कार्बन से मिलके बनता है, अपने को पता है ना, कार्बन 10 में किया था ना, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कार्बन की होती है, ठीक है। तो कार्बन एक दूसरे, एक खुद के साथ इतना इतना लंबा वो चेन बना लेता है, और उसके बेस पे अपने को एक कंपाउंड मिल जाता है, एक सब्सटेंस मिल जाता है, सॉरी, दैट इज द डायमंड, और वो एलिमेंट होता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है बच्चा? C6H12O6, मतलब कि ये क्या हो गया? कंपाउंड। सॉल्ट सॉल्यूशन, मिक्सचर। अगर इसको और स्पेसिफाई करना हो तो क्या कहेंगे हम लोग? होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, वैसे ग्लास भी होमोजीनियस होगा, क्योंकि वहाँ पे कहाँ हमें कोई चीज़ें अलग अलग दिखने को मिलती है, यू कैन डिफ्रेंशिएट ना, फिल्टर तो कर नहीं सकते अपन। वाटर, वाटर इज अ कंपाउंड। हीलियम, हीलियम इज एन एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी आ सकता है, जैसे कि गुजरात बोर्ड में मैंने आपसे बताया था कि 50 मार्क के MCQs आते हैं, ठीक है। तो MCQs आते हैं और उसमें से आपको कोई भी 4 ऑप्शन दिए जाए, बोला जाए कि भाई बताओ इनमें से कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। तो उस तरीके से सकता है, या हो सकता है कि आपको ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हों और कहा जाए कि बताओ इनमें से लाइक ये सारी की सारी कैटेगरी किस में आती है? एलिमेंट्स में आती है, कंपाउंड में आती है, मिक्सचर में आती है ना, कुछ भी से पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, जहाँ पे हम अलग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो इसको पहले लिख दो फटाफट से। आई बच्चों, भी देख लेते हैं हम लोग एक और टाइप का क्वेश्चन, दैट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। तो जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, देखो बेटा, मैंने आपको अभी सब समझाया अभी ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक जो बेसिकली प्लांट्स और एनिमल्स में से जो भी हमें कंपाउंड्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक, ओके। तो प्लांट्स और एनिमल्स बेस्ड कंपाउंड, और एल्स आप ये भी बोल सकते हो कि जिसके अंदर कार्बन कंटेंट हो, ओके, कार्बन एंड हाइड्रोजन आप बोल सकते हो, हाइड्रोकार्बन, ओके। अगर ये दोनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो उसको भी हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड।
मेनली कार्बन अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो बच गया वो अपना इनऑर्गेनिक। तो आइए चेकआउट कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि पहला है कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा का मैम हमें तो फॉर्मूला ही नहीं पता, कैसे बताएं हम वो कि ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है। चलो, कॉस्टिक सोडा जो होता है वो होता है NaOH, ठीक है। अब बताओ ये क्या होगा? एग्जैक्टली क्या हो जाएगा ये? इनऑर्गेनिक, बिकॉज इसके अंदर कार्बन अवेलेबल नहीं है। ओके, शुगर की बात करते हैं। वैसे अगर हम दिमाग लगाए मैम, तो शुगर जो होता है वो हमें मिलता है शुगर केन से। शुगर केन इज अ प्लांट, ओके, प्लांट बेस्ड। तो ये तो ऑर्गेनिक हो गया ना, बिल्कुल सही पकड़े, एग्जैक्टली। तो अगर फॉर्मूला नहीं पता है, आप इस तरीके से दिमाग लगा सकते हो तो भी अच्छी बात है। और एल्स फॉर्मूला जो होता है इसका होता है C12H22O11, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चा? ये हो गया ऑर्गेनिक। नाइट्रिक एसिड आपको पता है HNO3, क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक। ब्लू विट्रल, ब्लू विट्रल याद करो, 10th का क्लास मैंने आपका लिया था, उसमें मैंने बताया था चैप्टर 2 के अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन थे और मैंने बहुत सारे कंपाउंड्स के कलर्स बताए थे, उसमें से एक ब्लू विट्रल बताया था। याद आया? जिनको याद आया कमेंट सेक्शन में बता दो, जल्दी करो जल्दी करो। यस, दैट इज नथिंग बट CuSO4, ठीक है। CuSO4 दैट इज ब्लू विट्रल, वो इसे ब्लू कलर होता है। अब आप देख सकते हैं कार्बन इज नॉट अवेलेबल, तो ये हो जाएगा हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। वेजिटेबल की, अब देखो इसका फॉर्मूला नहीं भी पता है तो इतना क्लियर तो है, वेजिटेबल, ओके, दैट मीन्स कि प्लांट बेस्ड हो गया। तो क्या हो गया यहाँ पर? ऑर्गेनिक। मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड के है ना खेत होते हैं ना, कच्ची घनी ऐसे बोलते हैं इसको हिंदी में, तो क्या हो गया? ये भी ऑर्गेनिक। बेकिंग सोडा, ये हो गया इनऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फॉर्मूला होता है NaHCO3, तो ये हो गया इनऑर्गेनिक। अब बच्चों के दिमाग में आएगा, मैम कह रहे हैं कार्बन अवेलेबल होना चाहिए तो वो ऑर्गेनिक होता है, तो यहाँ पे कार्बन अवेलेबल है तो मैम यहाँ पे इनऑर्गेनिक क्यों लिख रहे हैं? कार्बन अवेलेबल है बट ये कार्बन का जो चेहरा है वो दूसरा है, ठीक है। ये कार्बन का चेहरा कार्बोनेट वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, ठीक है। और जबकि हमें प्लांट में कैसा कैसा चाहिए होता है? हाइड्रोकार्बन वाला चाहिए होता है, ठीक है, जो सेल्फ लिंकिंग प्रोसीजर से बनता है, तो वो होता है। इसके लिए ये कार्बन इज अवेलेबल बट यहाँ पे कार्बन की जो फॉर्म है वो डिफरेंट है, तो इसके लिए इसको हम कहेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और एल्स थोड़ा सा और मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हमेशा कार्बन पहले आना चाहिए। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर 99.9% कार्बन हमेशा कैसे आ जाता है? पहले। कार्बन मतलब शुरुआती कार्बनिक कंपाउंड से होती है, कार्बन बेस्ड कंपाउंड से होती है, ठीक है, तो पहले आता है। तो उसको आप लोग ऑर्गेनिक के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है बच्चा, समझ में आया ये? तो इसको लिख दीजिए। और एक और हम एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे हम लेक्चर को बढ़ाएंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो फटाफट से लिख दो इसको जल्दी से ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। स्टेट वेदर द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ठीक है। तो हमारे पास जो भी कंपाउंड की लिस्ट है उसको हमें प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर के अंदर सेग्रीगेट करना है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग। देखो प्योर सब्सटेंस का मैंने अभी जैसे आपको बताया, दैट इज कि वो यहाँ डेफिनेट प्रपोर्शन होगा, ठीक है, या तो फिर वो एक एलिमेंटल फॉर्म होगा, है ना। कंपाउंड के फॉर्म में डेफिनेट प्रपोर्शन होगा, और अगर एलिमेंट हुआ तो एक एलिमेंटल फॉर्म में होगा, उसको प्योर कहेंगे। मिक्सचर में हमें पता है कोई डेफिनेट प्रपोर्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं हम लोग एयर। अब एयर, एयर आप देखो तो हमारे पास क्या क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, हीलियम है, आर्गन है, कितने सारे गैसेस हैं। सारे सारे गैसेस को मिलाकर तो एयर ही बोलते हैं ना। तो एयर क्या हो गया? इट्स अ मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर हुआ है यहाँ पर, ओके। बट क्या हम इन सबको अलग 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 देख पा रहे हैं या उसको हम फिल्ट्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये कैसा मिक्सचर हो जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर? इट्स अ होमोजीनियस मिक्सचर। वैसे तो उन्होंने सिर्फ हमें यही बोला है कि मिक्सचर बताओ, बट ठीक है, थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ मैं आपको, ताकि कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो यू वुड बी एबल टू आंसर इट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है? एलिमेंटल फॉर्म। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही मिलके बनता है। एक कार्बन की लंबी सी चेन होती है और उससे मिलके हमें ग्रेफाइट बनता है। तो इसके लिए ये क्या हो गया? ये हो गया प्योर सब्सटेंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट है, एलिमेंट कार्बन, ठीक है। गैसोलिन, गैसोलिन क्या हो जाएगा बेटा? गैसोलिन इज नथिंग बट द लाइक पेट्रोलियम, आप समझ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। पेट्रोलियम, पेट्रोल नहीं कह रही, पेट्रोलियम कह रही हूँ। पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, बिटुमिन, ठीक है, लुब्रिकेंट्स, ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है,
ओके, तो जब ज़मीन से पेट्रोल निकाला जाता है ना, तो पेट्रोल ही पेट्रोलियम होता है, जिसके अंदर ये बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। फिर ड्यू टू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस उन सबको अलग अलग किया जाता है, फिर हमें डीजल अलग मिलता है, पेट्रोल अलग मिलता है, केरोसिन अलग मिलता है, इस तरीके से। तो देखने में तो कैसा है, मिक्सचर मिक्सचर हुआ ना, मतलब बिकॉज द क्वांटिटी इज डिफरेंट, तो इसके लिए ये इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर मिक्सचर बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस नहीं बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मिक्सचर। हाँ, बट ये है कि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो ये देखने के दौरान तो ये सेम ही नजर आ रहा है, तो इसके लिए इसको भी हम कैसे कहेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। नाउ मिल्क, मिल्क क्या है भैया, मिक्सचर ही, और वो भी हेट्रोजीनियस। मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया था मिल्क का। ओके, डायमंड क्या है, अगेन ग्रेफाइट की तरह प्योर सब्सटेंस, क्योंकि ये भी एलिमेंटल फॉर्म ऑफ कार्बन ही है, सिर्फ उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, दैट्स वाई इसकी प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक ब्रेकेबल है, ब्रेक कर सकते हैं, क्या इट्स अ प्योर प्योर, बट देन टू इट्स इलेक्ट्रिक कंडक्टर। डायमंड इज नॉट एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ठीक है, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डिस्टिल वाटर क्या हो जाएगा, प्योर, क्यों, क्योंकि वो महज H2O कंपाउंड से ही मिलके बना है, दैट मीन्स डेफिनेट प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए प्योर सब्सटेंस आ गया। ऑक्सीजन क्या है, ये भी प्योर हो जाएगा, क्यों, बिकॉज ये एलिमेंटल फॉर्म रहेगा किसका, एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन, O2 होता है ना, ठीक है। बात करते हैं टैप वाटर की, टैप वाटर क्या हो जाएगा बेटा, मिक्सचर, क्यों मैम, अरे बच्चा टैप वाटर में जब अपने घर पे नल से जो पानी आता है उसके अंदर H2O भी होता है, प्लस बहुत सारे सॉल्ट्स अवेलेबल होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इन सबके आयंस अवेलेबल होते हैं, ठीक है, तभी तो टैप वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाता है, जबकि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है ना। तो ये अब क्वांटिटी अलग अलग होती है, इसके लिए मिक्सचर हो गया यहाँ पर। 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन क्या होगा, देखो अब 1 रुपये का सिक्का है, 10 रुपये का सिक्का हो, सिक्के का मतलब क्या है, ठीक है, कि उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करके एक लाइक इट्स एन अलॉय ना, ठीक है, 10th में किया था अपन ने अलॉय। तो अलॉय क्या होता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ ईदर 2 और 3 मेटल्स, और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसको हम कहते हैं अलॉय। और उसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि अरे ये वाला कोना कार्बन का, ये वाला कोना आयरन का है, अपन ये बोल नहीं सकते, पूरा सेम नजर आता है, ठीक है। तो इसके लिए ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया, बट कैसा मिक्सचर हो गया बच्चा, होमोजीनियस मिक्सचर। 22 कैरेट गोल्ड साफ साफ है, 24 कैरेट गोल्ड इज द प्योरेस्ट गोल्ड, तो प्योर सब्सटेंस हो जाता है, बट 22 कैरेट है मतलब कि 2 कैरेट मिलावट होगी, ठीक है, अब वो सिल्वर की होगी, कॉपर की होगी, जो भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, मिक्सचर हो जाएगा, कैसा, होमोजीनियस, दिखता थोड़ी अपने को। आज हमारे घर पे जितने भी ऑर्नामेंट्स होंगे मम्मी के या पापा ने, या चेन वेन जो भी हम पहनते हैं, तो वो 22 कैरेट ही होती है, ठीक है, 2 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट डिपेंड करता है, बट उसके अंदर जितना भी कम होता है वो कॉपर वगैरह ऐड किया जाता है, और तो दिखता तो सोना ही है ना, कहीं पे कॉपर या सिल्वर थोड़ी हमें दिख पाता है, ठीक है, दैट्स व्हाट इज अ होमोजीनियस। स्टील अगेन ये भी एक अलॉय है, तो ये भी क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर। आयरन, आयरन जो रहेगा वो प्योर सब्सटेंस, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड NaCl, तो NaCl, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्योर है इन द कंपाउंड फॉर्म। आयोडाइज टेबल सॉल्ट, जो नमक हमारे घर पे होता है, ये क्या हो जाएगा बेटा, मिक्सचर। अरे मैम ये कैसे हो गया, हम तो नमक को NaCl ही बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड, तो आपने अभी भी सोडियम क्लोराइड को तो NaCl को प्योर कंपाउंड लिखा, तो यहाँ पे आप मिक्सचर क्यों लिख रहे हो, क्योंकि ये आयोडाइज्ड टेबल सॉल्ट है। आयोडाइज मतलब कि इसके अंदर आयोडीन की मात्रा है, अब आयोडीन की मात्रा किसी में ज़्यादा होगी, किसी में कम होगी, अलग 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 रहेगा, दैट्स वाई इट इज़ अ मिक्सचर, ठीक है। वुड, बट ऑब्वियसली प्योर सब्सटेंस, क्योंकि ये हम लोगों को जीता जागता प्लांट से ही मिल जाता है, हम इसको बनाते नहीं हैं, ठीक है, तो जो चीज़ हम बनाते नहीं हैं वो, या कुदरती जो चीज़ हमें मिल जाती है वो प्योर में कहलाएगा, बाकी जो है वो हमारा इम्प्योर, इम्प्योर मतलब कि मिक्सचर हो गया, ठीक है बच्चा। तो आई होप कि अब आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो बिटवीन द प्योर एंड द मिक्सचर, ठीक है, प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर्स। तो चलिए इसको लिख दीजिए, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, और फिर उसके रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे ना बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मैटर, ठीक है। अब देखो बेटा, हमने अभी अभी जस्ट देखा कि भैया मैटर का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जिसमें वजन हो, ठीक है, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसको मैटर कहते हैं। अब वजन है
तो वजन वाली चीज में जिसमें भी कुछ वजन है तो उसको मेजर करना तो बनता ही है, ठीक है। तो मैटर को कैसे मेजर करना है, क्या क्या तरीके हैं, कौन से कौन यूनिट्स है, उनके हम बात करेंगे। पर पहले एक चीज समझ लो कि जब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर की, तो उसके लिए हम कुछ क्वांटिटीज का यूज करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं अपन बच्चा, इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब होता क्या है, देखो बहुत सिंपल सी बात है, वो क्वांटिटीज जिनको मेजर किया जा सकता है उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, है ना। द क्वांटिटीज which can be measured are called physical quantities, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपसे ये कहें बच्चा कि ये बोर्ड है ना, ठीक है, ये बोर्ड की विड्थ कितनी है वो आप फाइंड करो, तो ये विड्थ आप निकालोगे, ठीक है, मेजरमेंट टेप लेके आओगे, इसको पूरा मापोगे, आप बोलोगे मैम लाइक 25 सेंटीमीटर की है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपने मुझे इसको मेजर करके दिया, तो ये फिजिकल क्वांटिटी हुई, आप इसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। मैं आपके पास ये मार्कर ले रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि भैया ये मार्कर जो है इसका कंप्लीट सरफेस एरिया, नहीं अपन ने 10th में गया था सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वगैरह वो निकालो, तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि बाहर से है ना आधा किलो जो पैकेट आता है नमक का वो लेके तो आओ, तो आप जब लेके आओगे तब बोलोगे मैम ये रहा आधा किलो, तो आपने वजन देखा वहां पे, किया यहाँ देखा, यहाँ उस पन्नी पे उस बैग के पीछे लिखा हुआ था लाइक 500 ग्राम, तो आपने वो चीज़ लेके आए, ठीक है। तो बेसिकली जिन भी चीज़ों को मेजर किया जा सकता है उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। और फिजिकल क्वांटिटीज़ बेटा एक्चुअली है ना बहुत अलग अलग जो है वो निकाली गई थी। जैसे मैं सिंपल आपको एग्जांपल दूं कि रास्ता मेजर करना है, ठीक है, रास्ते का लेंथ मेजर करना है, डिस्टेंस का, ठीक है, तो मेजर करना है, तो हम उसको समझो कि हम मेजर कर रहे हैं मीटर के अंदर, भाई 100 मीटर, ठीक है, 500 मीटर बोलते हैं ना हम लोग ऐसे, कहीं पे किलोमीटर यूज कर रहे हैं, कहीं पे माइल्स यूज कर रहे हैं, कहीं पे यार्ड्स यूज कर रहे हैं, सबका अपना अपना है, ओके। तो अब क्या करें, कौन सी चीज किसके साथ कनेक्टेड है वो कैसे देखें हम लोग। या तो अगर हम बात करते हैं समझो कि हाइट मेजर करना, तो आपने देखा होगा कोई फुट में बोलता है 5 फुट, ठीक है, कोई ये बोलेगा कि सेंटीमीटर में 157 सेंटीमीटर, कोई जो है वो इंच में बोलेगा। दैट मीन्स कि देयर आर डिफरेंट 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 यूनिट्स टू मेजर द वन क्वांटिटी। एक क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बहुत सारे यूनिट्स है, तो ऐसे तो पागल हो जाएंगे सब लोग, ठीक है। एक बंदा इंच में बोल रहा है, एक बंदा सेंटीमीटर बोल रहा है, एक बंदा फुट में बोल रहा है, कहाँ से इतना दिमाग लाएंगे, इतना दिमाग है थोड़ी हमारे पास, ओके। तो अब इसके लिए क्या हुआ ना, इसके लिए फिजिक्स की कमिटी है, उस कमिटी ने बताया कि हम आपको है ना कुछ फंडामेंटल यूनिट्स दे रहे हैं, ठीक है, और उन फंडामेंटल यूनिट्स से आप बाकी सारे यूनिट्स को डिराइव कर सकते हो और हर जगह पे यही चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। और उसका सिस्टम का नाम आ गया SI यूनिट्स। क्या नाम आ गया बच्चा, SI यूनिट्स, ठीक है। SI units, that is international system of यूनिट्स, ठीक है, SI यूनिट्स। इसके अंदर SI यूनिट्स में बेटा इन लोगों ने हमें दो टाइप की यूनिट्स दी, दो टाइप की यूनिट्स दी। एक दी हम लोगों को बेस या तो फंडामेंटल यूनिट्स। देखो हम चैप्टर ही कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेंगी, क्योंकि आगे जाके सीधा मेजरमेंट्स आएंगे, तो यू शुड बी क्लियर कि किसका क्या यूनिट है, बिकॉज विदाउट यूनिट तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे, ओके, आंसर गलत हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है। शायद आपने फिजिक्स में भी यही चीज़ दोबारा देखो, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जब मैं करवाऊंगी ना उसमें भी ये चीज़ रिपीट होने वाली है, ठीक है, तो ये चीज़ आएगी ही आएगी। और दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स की, तो हमारे पास 7 कितनी है बेटा, 7 यूनिट्स है फंडामेंटल। तो पहले यहाँ पे मैं एक बना देती हूँ क्वांटिटी, सिंबल, ठीक है, ओके। यूनिट, जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की, ओके। तो उन्होंने कहा कि भैया लेंथ को आप ना मीटर के अंदर ही करना। मैं पहले यहाँ पे यूनिट लिख देती हूँ, यहाँ पे सिंबल लिख देती हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा
कि भैया आप ना मीटर को, और मीटर में लेंथ को मेजर करना, तो इसका क्या दे दिया, m सिंबल दे दिया। फिर हम बात करते हैं जैसे टाइम की, तो टाइम के लिए क्या कहा, सेकंड, तो s। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर की, टेम्परेचर का क्या दे दिया, केल्विन, दैट इज k, कैपिटल के आएगा। ठीक है, ये स्मॉल है, ये स्मॉल है। फिर हम जैसे बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। केमिस्ट्री में आप जो भी कंपाउंड लोगे ना, मेजर करोगे, तो वो मोल्स में हमें मेजर करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या बोल दिया, MOL, मोल, और ये मोल सिंबल के फॉर्म में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर मास। मास किस में आ रहा है हमारे पास, किलोग्राम में, केजी। ठीक है, इसका मतलब कि अगर आपको ग्राम में दिया हुआ है तो आप उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे, फिर से हम सॉल्व करोगे। ओके, मतलब कि जनरली हम कोशिश ये करते हैं कि हम जो भी यूनिट है वो इसके SI यूनिट के फॉर्म में ही लें और फिर उसको हम सॉल्व करें। तो ये कन्वर्जन आपको दिखाऊंगी मैं आगे कैसे करना है। ओके, तो बेसिकली ये हमारे पास 5 रहते हैं। आगे एक और लिख देती हूँ मैं, 2 और आएंगे हमारे पास। यहाँ पे देख लेना, एक रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एक रहेगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट हो गया ना, ठीक है, एक रहेगा हमारे पास इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है 10th में किया था, एम्पियर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला, जिसको स्मॉल c और स्मॉल d से डिनोट करते हैं। तो दीज आर द 7। अब बेसिकली सीधी बात है, इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज़ होगा, ज़्यादा नहीं होगा। फिजिक्स में यूज़ होगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी फिजिक्स में यूज़ हो गया, बाकी ये सब तो हमारे केमिस्ट्री में आने ही वाला है। बात समझ में आई? तो दीज आर द बेसिक यूनिट्स, ये आपको लर्न भी करने हैं और आपको मेमोराइज करने ही होंगे, फिर हम इसका कन्वर्जन देखेंगे। तो डिराइव यूनिट्स क्या होती हैं? देखो, डिराइव यूनिट्स का मतलब क्या होगा कि इनको लेकर हम कौन सी यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल मैं आपको दूं यहाँ पे बेटा, डिराइव यूनिट्स क्या पे देखो, जैसे कि मैं बात करती हूँ डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। मास केजी में लेंगे हम लोग। वॉल्यूम की बात करते हैं बेटा, तो कोई भी, अब जनरली यहाँ पे हम लोग एक सिंपल वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ होता है। क्यूबॉइड का फॉर्म देख लो तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें जो हैं वो किस में आएंगी, इसी मेजरमेंट में आएंगी, लेंथ में ही आएंगी, है ना। तो इसका मतलब, क्योंकि आप मेजरमेंट कर रहे हो, आप ना यूं इंच टेप से उसकी जो भी लंबाई है वो मेजर कर रहे हो, फिर वो लेंथ को ले लो, ब्रेथ को ले लो, हाइट को ले लो। ठीक है, तो जैसे ये रूम होगा आपके पास, तो आप देख लेना, एक रूम में ये पूरा लेंथ जाएगा, ब्रेथ जाएगा, ये हाइट जाएगी। ठीक है, तो आप इसको मेजर कर रहे हो, तो ये वॉल्यूम आ गया, है ना। तो बेसिकली वॉल्यूम में हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, L इंटू एल इंटू एल, या L इंटू बी इंटू एच। तो के जी अपॉन L के लिए मीटर, B के लिए मीटर, H के लिए मीटर, तो क्या हो जाएगा, kg पर मीटर क्यूब। डिराइव्ड हो गया, बात समझ में आई? एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि स्पीड ले लूँ मैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज नथिंग बट द लेंथ, लेंथ से मेजर कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो इट इज नथिंग बट द लेंथ, और अपॉन टाइम। लेंथ को हम किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में, और टाइम को किस में कर रहे हैं, सेकंड में। तो इसके लिए आपने 9th में किया था, द स्पीड, द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। आ गया, डिराइव कर लिया हम लोगों ने। बात समझ में आई है हम कैसे बोल रहे हैं? ठीक है, अगर हम बात करते हैं, समझो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ स्क्वायर, जो भी, चलो स्क्वायर ले लेती हूँ। एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वो क्या होता है, साइड इंटू साइड स्क्वायर, आई मीन साइड इंटू साइड। साइड मतलब क्या है, वो डब्बे का या जो स्क्वायर का शेप है उसका लेंथ मेजर करना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ब्रेथ, तो सीधी बात है यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ साइड को तुम किस में लेते हो, मेजरमेंट लेंथ में करते हो, तो लेंथ का क्या यूनिट है, मीटर। ठीक है, तो मीटर क्या आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा मीटर। ठीक है, तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। इसके लिए आपको पता है 9th में 8th में सिखाया गया होगा स्कूल्स में कि भैया जहाँ पर भी एरिया निकालना हो वहाँ पे मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर वो लिख देना, और जहाँ पर भी वॉल्यूम निकालना हो तो वहाँ पे मीटर क्यूब,
सेंटीमीटर क्यूब ये लिख देना, ठीक है। तो क्यूब बताया था, क्यूब किस तरीके से बताया था, वो इस तरीके से बताया कि भैया फंडामेंटल यूनिट को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो क्यूब आ गया, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट को आप अगर 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो स्क्वायर आ गया। समझ में आई? तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि इन यूनिट्स से मिलकर हम न जाने कितनी और यूनिट्स को डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए एसआई सिस्टम में 2 चीज़ें आ जाती है, डिराइव्ड यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स। तो ये तो अपन को लर्न करना है, ये तो फॉर्मूला अपन को पता हो तो बस आगे अपन लगा सकते हो उसकी यूनिट्स को, सिंपल। इतना क्लियर हो गया? चलो एक और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। एसआई यूनिट जो था वो इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ओके। ये बेसिकली 11th जनरल कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टेब्लिश हुआ था, स्टेब्लिश्ड ऑन वेट्स एंड मेजर्स या मास मेजर्स, ठीक है। जस्ट नॉलेजेबल, ओके। इतना क्लियर हो गया बच्चा? अच्छा, अब एक और चीज़ बता दूं मैं आपको। देखो बेटा, हम कोई भी चीज़ को जब हम कोई भी चीज़ को मेजर करते हैं तो उसमें 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लेना, मैं ऐसा लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ 10। बेटा अब ये 10 का मतलब आप क्या समझोगे? 10 मैंने बोल दिया, 10 क्या बोलोगे? 10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर, ठीक है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर तो है, बट अगर मैं 10 बोलूँ तो क्या? 10 मार्क्स हैं, 10 घंटे हो गए, 10 किलोग्राम हो गया, 10 मीटर हो गया, क्या? ठीक है, अब बात पता चली। तो 10 एक नंबर है जिसका कोई भी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस है ही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं है ना उसका, तो क्या बोलेंगे हम उसको, कैसे रिलेट करेंगे? बट जैसे इसके पीछे यूनिट लग जाएगी ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 आर लगा दूं तो आप बोलोगे अच्छा मैम हम तो टाइम की बात कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे मैं 10 kg लगा दूं तो आप बोलोगे अच्छा मैम हम तो मास की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं 10 लीटर लगा दूं तो आप बोलोगे मैम हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ 10 किलोमीटर तो आप बोलोगे मैम हम तो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लगा दूँ 10 मीटर पर सेकंड तो आप बोलोगे मैम हम तो स्पीड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैं लगा दूँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप बोलोगे मैम हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बात समझ में आई? दैट मीन्स कि जो वैल्यू है, जो नंबर है, उसकी खुद की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है जब तक उसके पीछे कोई यूनिट नहीं लगाया जाए। इसकी वजह से बच्चा, इसकी वजह से आप कोई भी आगे, अभी आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा ही आने वाला है, इसलिए इसको ध्यान में बिल्कुल रख देना। और वो ध्यान में आपको ये रखना है कि बच्चा कि कभी भी, ठीक है, कभी भी आपको कोई भी क्वांटिटी मेजर करने के लिए आती है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने के लिए आती है तो याद करना उसमें आपको 2 चीज़ें हमेशा दिखनी चाहिए, ओके। फिजिकल क्वांटिटी includes 2 things। फर्स्ट नंबर, जैसे मैंने 10 लिखा, ठीक है। सेकंड उसका यूनिट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी जाके फिजिकल क्वांटिटी एक मेजरेबल क्वांटिटी की तरह जाना जाता है। बात समझ में आई बेटा? क्लियर हुआ ना? ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप किया। अब बेसिकली अगर हम बात करते हैं यूनिट का तो वो तो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया। बात करते हैं अभी नंबर्स का। नंबर्स की बात करेंगे तो सिर्फ 10 ऐसा कोई नंबर तो रहेगा नहीं। हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं जहाँ पर हम लोग चीज़ों को बहुत ज़्यादा डेप्थ में देखते हैं। अगर आप चीज़ों को एट द बॉटम लाइन देखते हो ना, तो देखो बॉटम लाइन हमेशा बहुत छोटी होती है, ठीक है। तो जब वो इतनी छोटी चीज़ें होती है तो उसको हम लोगों को प्रेजेंट करना होता है इन द साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। अगेन ये आप लोगों ने 8th में चैप्टर नंबर 12 किया होगा मैथ्स के अंदर, लॉज ऑफ पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में आपको स्कूल में सिखाया गया होगा, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन से कि 3.45 × 10⁻12 है ना, दैट इज साइंटिफिक नोटेशन, ओके। तो साइंटिफिक नोटेशन में आपको उसको एक्सप्रेस करना होगा उस नंबर को, या तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, दोनों भी मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो वो नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभी मैं आपको सिखाऊंगी। वो यूनिट कैसे रिप्रेजेंट करते हो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें नंबर और यूनिट की जरूरत है, तो यूनिट तो मैंने आपको बता दिए, डिराइव्ड और बेसिक दोनों बता दिए मैंने, डिराइव्ड और हाँ बेसिक, ठीक है, दोनों बता दिए। अब नंबर की बात करेंगे, नंबर में हमारे पास आएगा साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन, या तो फिर हम इसको बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है बच्चा। तो चलो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। मैंने पहले बोला हुआ है किताब लेके बैठना, मैं कोई आपको मूवी नहीं दिखा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। जब तक चीज़ों को लिखोगे नहीं ना तब तक दिमाग में बैठेंगी नहीं।
लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि हमारा दिमाग क्या होता है ना बेटा, जब हम चीज़ें देखते हैं ना, तो कुछ कहीं ऐसी कोई बात दिमाग में बैठ जाती है जिसके दरमियान हम किसी ख़यालों की दुनिया में पहुँच जाते हैं। शायद मैंने भी यहाँ पे ऐसे बोलते-बोलते कुछ ऐसा कुछ बोल दिया होगा जिसमें आपको कोई ना कोई एक पास्ट कुछ ना कुछ याद आ चुका होगा, या आप फ्यूचर देख रहे होंगे तो अपन उसमें गुम हो जाते हैं। तो हमारा दिमाग ना थोड़ा-सा ऐसे चंचल की तरह होता है, बंदर की तरह होता है ना। बंदर कैसा होता है, कभी बंदर को आपने एक डाली पे टिके हुए बैठना, मतलब उनको आता ही नहीं है बंदरों को, ठीक है? यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ कूदते रहते हैं। हमारा दिमाग वैसा होता है, न जाने कितने थॉट्स हमारे दिमाग में विद इन द सेकंड आ जाते हैं। तो जब हम लिखते हैं ना बेटा, तो हम अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो लिख रहे हैं, वो सब चीज़ें पता चल जाती हैं। बात पता चला? देखो, जब तक आप अपनी बॉडी को, अपने बॉडी के जो आपके 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स है, ठीक है? उनको जब तक आप एक काम के पीछे पाँचों के पाँचों को नहीं लगाओगे ना, तब तक आपके दिमाग में स्टडी नहीं जाएगी। स्टडी या कोई भी काम। बात पता चला? ठीक है? तो हमेशा, हमेशा अगर आप देखो, अब मैं आपको जनरल एक एडवाइस दे रही हूँ। जब आप लेक्चर सुन रहे हो ना, तो आपको जो भी च्युइंगम अच्छी लगती है ना, उसको खा के करो, ठीक है? तो आप खा रहे हो उसको, दैट मीन्स कि आपका टेस्ट सेंस ऑर्गन एक्टिव हो गया। आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आईज़ का और ईयर्स का सेंस ऑर्गन जो है वो एक्टिव हो गया। आप जब लिखोगे तो टच, ठीक है? टच का सेंस ऑर्गन स्ट्रॉन्ग हो गया। और स्मेल का तो ठीक है, अब जो खा ही रहे हो उसको स्मेल भी करोगे, ठीक है? तो बेसिकली हम मैक्सिमम, ठीक है, 5 में 4 तो हमने एक्टिव कर लिए। तो जब ऐसे 4 से 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स आप एक्टिव कर लेते हो और सबको एक ही काम के पीछे लगा देते हो, तो बच्चा वो चीज़ को आप कभी नहीं भूलते हो। विश्वास ना हो ना, ट्राई करके देखना। आप ट्राई करना ये चीज़ को, ठीक है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ मैम, हमें फ़र्क पड़ा, ठीक है? कोशिश करना कि चलो आधा लेक्चर आपने एवं ही देख लिया, और आधा लेक्चर जो मैंने अभी आपको बोला, क्योंकि अभी मैंने बोला आधा तो मैं ख़त्म भी कर लिया, ठीक है? तो अब जो मैं कह रही हूँ उसके बाद आप पॉज़ कर लो, ये सब चीज़ें लेके आओ, च्युइंगम वगैरह खाओ, लिटरली खाओ, ठीक है? और फिर लेक्चर को देखो, लिखना शुरू करो। मैं आपसे दावा करती हूँ कि आप इस लेक्चर को भूलोगे नहीं, ठीक है? तो चलो, अब साथ-साथ में इसको फटाफट से इसके नोट्स बना दो। नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिवीजन करने में बहुत आपको हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि हर बार आप बुक निकाल के छाँटने नहीं बैठ सकते हो, ठीक है? तो यू शुड हैव सम क्वालिटी नोट्स। तो लिख दीजिए इसको, फिर हम चलते हैं सिग्निफिकेंट नोटेशंस की तरफ। तो साइंटिफिक नोटेशन से पहले थोड़ा-सा मैं आपको यूनिट्स के बारे में फिर से एक थोड़ा-सा टॉपिक बता दूँ। जैसे कि आपके पास एसआई यूनिट के अंदर, ठीक है, एसआई यूनिट्स को अगर आपको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है, तो कुछ प्रीफिक्सेस यूज़ होते हैं। जैसे कि हमने कहा कि लेंथ जो है ना, हमने कहा, खुल जा भैया, ये खुलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। हाँ, ठीक है। सो जैसे हमने लेंथ कह रहे हैं कि भैया 1 मीटर, तो 1 मीटर का रिलेशन सेंटीमीटर में भी तो होता ही है ना, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। तो ये जो रिलेशन होता है मीटर का 100 सेंटीमीटर में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्वांटिटी को रिड्यूस करना है या इंक्रीज करना है। समझो कि 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, ओके, सो 500 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच मीटर होता है ना, तो हम कन्वर्जन करते हैं। तो ऐसा यूनिट्स के अंदर जब ऐसे कन्वर्जन्स किए जाते हैं और यूनिट्स को यहाँ तो इंक्रीज किया जाता है, डिक्रीज किया जाता है, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ रिलेशंस पता होने चाहिए, कुछ कन्वर्जन्स पता होने चाहिए। क्या पता होने चाहिए बच्चा? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है, वो पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, एक्सा 10⁸18 पावर, ठीक है, पीटा 10⁸15, टेरा 12, गीगा 10⁹9, मेगा 10⁶6, किलो 10�3। अब आप बोलोगे मैम इतना सब ऐसे लर्न कैसे करें, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम तो भूल जाएंगे किसका क्या है। तो मैं आपको एक सीधा सा आसान सा ट्रिक बताती हूँ। क्या है? इसका पिता तेरा जीजा मेघा की ही दी से मिली मीना की पिक्चर, ठीक है, पिक्चर फैमिली ऑटो, ओके, लर्न। फिर से बोलूं, ओके। सो क्या है यहाँ पर, यहाँ से लिख देती हूँ मैं, ओके। इसका पिता तेरा जीजा मेघा की ही दी से मिली मीना, मीना की
पिक फैमिली ऑटो में। हो गया लर्न, ठीक है। ओके फटाफट से बोलें, इसका पिता, ओके, इसका पिता तेरा जीजा मेघा की ही दीदी से मिली मीना, मीना की पिक फैमिली ऑटो। क्लियर, कंप्लीट। अगर ऐसे नहीं होता है तो मीना पीको फेमटो ऑटो, ऑटो ऐसे एक्चुअली ऑटो कहते हैं ऑटो, ठीक है। लर्न हो गया, इजीली लर्न हो गया। ओके अब कन्वर्जन थोड़ा देख लें तो देखो बेटा 3 का गैप बैठ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर 10:18 से 10:15 में कितना गैप है, 3 का गैप है। यहाँ पर भी कितना है, 3 का। 3 के गैप में आप इसको कम करते जाओ, ठीक है, कम करते जाओ। जैसे ही 3 पे आ जाते हो उसके बाद कंटिन्यूटी में आएगा 3, 2, 1, ठीक है। अब यहाँ पे 1 आया, फिर नेगेटिव से स्टार्ट होता है तो -1, -2, -3 कंप्लीट। फिर 3 का गैप जो है वो इंक्रीज करते जाओ, ठीक है। +3 है ना, +3 यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहे हैं। इन सब में 3 जो है वो घटाते जा रहे हो और उसके अंदर 3 बढ़ाते जा रहे हो। सॉरी, अब मुझे बताओ कहाँ दिक्कत आएगी आपको लर्न करने में, नहीं आएगी ना, तो एक बार फटाफट से बोल दें। सो क्या है इसके अंदर, इसका पिता। अब इसका याद करना, इसका मतलब कि हेक्सा, ठीक है। अगर आपको एक्सा को कन्वर्ट करने को आता है भैया डेसी में कन्वर्ट करो, तो इस तरीके से कन्वर्जन अभी सिखाऊंगी कैसे कन्वर्जन करना है वो भी, ठीक है। तो आपको ऐसे मैं बीच राह में नहीं छोड़ने वाली, बट आपको पता होना चाहिए। वेल एक्सा और पीटा इतना आता नहीं है, हाँ टेरा, गीगा, मेगा, जनरली किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है। फेमटो, अटो, पीटा और एक्सा ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, बट ठीक है एक सीरीज़ में जब हम लर्न कर तो ईजी हो जाता है लर्न करना, इसके लिए ही मैंने दिया ताकि आप सीरीज़ में उसको लर्न कर पाओ। ओके तो इस तरीके से अगर आप 2 बार भी इसको लर्न करोगे, इसको लिखोगे और आपको कन्वर्जन्स पता चल जाएंगे किसका क्या है, ठीक है। तो इसके देखो डेसी, डेसी सेंटी, तो यहाँ से मैंने वो डेसीमीटर है ना, डेसिमल, डेसिमल याद कर लो, ठीक है। डेसिमल हम जब भी लगाते तो पीछे पॉइंट लगाते हैं, बात समझो, ठीक है। डेसिमल में हम पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट का मतलब क्या होता है, पावर नेगेटिव होती है तभी हम पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो याद कर लेना डेसी से सीधा नेगेटिव पावर शुरू हो जाएगा, ओके, और डेका तक पॉजिटिव पावर चलता आएगा। अब बात समझ में आई, इजीली हो गया। चलो इसको फटाफट से लिख दो। बच्चों कुछ कन्वर्जन देख लेते तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे कन्वर्ट करना है। लर्न तो हमने कर लिया। तो देखिए जैसे कि हमारे पास, हम कोशिश ये करेंगे कि पहले हम उसको कंपेयर कर लें हमारे एसआई यूनिट्स के साथ, ठीक है, जो बेस फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो जैसे कि हमें कहा गया है कि कन्वर्ट करो 100 सेकंड्स को इनटू नैनो सेकंड्स, ठीक है। अब देखो सेकंड जो है वो हमारा टाइम है, दैट इज द एसआई सिस्टम का ही यूनिट है। तो ये हम क्या लिखेंगे कि भैया 1 सेकंड, ठीक है, लाइक 1 नैनो सेकंड जो कन्वर्जन उसको हम देख लेते हैं। तो जो पीछे वाला है उसको हम देख लेते हैं। तो नैनो सेकंड, 1 नैनो सेकंड कितना हो जाता है, 10⁻⁹ सेकंड्स हो जाता है। याद आया ना, अभी हमारा जो इस तरह नहीं था, ठीक है, दीदी वाला, ठीक है, दीदी मिली मीना को, ओके, तो मीना ना में नैनो आ गया था, ओके, तो दैट इज 10⁻⁹। तो 1 नैनो सेकंड इक्वल टू 10⁻⁹ सेकंड्स। तो यहाँ पे हमें कितना है 100 सेकंड्स। तो 100 सेकंड्स इक्वल्स टू हाउ मच नैनो सेकंड्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हम इसको x मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया, ये वहाँ पे चला गया, तो क्या हो जाएगा, सो बेसिकली 1 इंटू, अब आप वैसे 11th में मुझे इतना डीपली सिखाने की तो ज़रूरत नहीं, बट ठीक है चलो बता देती हूँ कि 1 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, और x को इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो x इंटू 10⁻⁹। इसको नीचे ले लो, तो 100/10⁻⁹ इज इक्वल्स टू x। अब 10⁻⁹ है, ऊपर ले लेंगे तो 10⁻9 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू x। तो x क्या आ गया, अब 9 ये है और 2 0 इतने हो गए, तो कितने हो गए 10⁻11। कितना हो गया 10⁻11। आप इसको 10⁻11 में लिख सकते हो, या तो फिर 1 इंटू 10⁻11 नैनो सेकंड्स। इस तरीके से कन्वर्जन करना है। पता चला बच्चा किस तरीके से हुआ। यहाँ पे इन लोगों ने 100 बोला, यहाँ पे 200 बोल देते, तो यहाँ पे क्या होता है 2 इंटू 10⁻11 हो जाता है, सिंपल सी बात है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं 1 पिकोमीटर इंटू नैनोमीटर। अब बेसिकली ना पिकोमीटर ऐसा यूनिट है और ना ही नैनोमीटर ऐसा यूनिट है, बट मीटर तो ऐसा यूनिट है ना। तो पहले हम इन दोनों कंपेरिजन करेंगे हमारे एसआई यूनिट के साथ। तो 1 पिकोमीटर इज 10⁻12 मीटर होता है और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर होता है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें कन्वर्ट करना है नैनोमीटर के अंदर, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज, इसको हम नीचे ले लेंगे, तो 1/10⁻9
नैनोमीटर इज इक्वल्स टू मीटर हो जाएगा 1 मीटर और एल्स मीटर, ठीक है। इसको मैंने नीचे ले लिया मीटर, तो यहाँ पे मुझे कन्वर्ट करना है नैनोमीटर के अंदर, तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 और यहाँ पे कन्वर्जन में जाए नैनोमीटर, तो इस मीटर को हटाऊं, मैं इस मीटर को हटाऊं तो इस मीटर की जगह मुझे ये नैनोमीटर वाला वैल्यू लगाना पड़ेगा, तो इंटू 1/10⁻9 नैनोमीटर, तो 10⁻12 और -9 ऊपर आ जाएगा तो +9 हो जाएगा, +9 नैनोमीटर, ठीक है। अब बेस सेम है, पावर्स प्लस हो जाएंगे, तो 10⁻12 + 9 कितना हो जाएगा 10⁻3 नैनोमीटर। ओके, तो दैट मीन्स कि 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 नैनोमीटर। पता चला कैसे कन्वर्जन्स करने हैं? यस, बिल्कुल केमिस्ट्री में इस तरीके से आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ओके, मैं मना कर ही नहीं सकती इसके अंदर। चलिए अब बात करते हैं थर्ड, 75 ग्राम इंटू केजी। नाउ केजी किलोग्राम यूनिट है मास का और ये एसआई यूनिट है, ठीक है। तो ये तो कन्वर्जन आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका रिलेशन देखें तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, ठीक है। तो 75 ग्राम इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 75 डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.075 kg। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो 7.5 इंटू 10⁻², kg। अब इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, जो अभी वाले नेक्स्ट सेगमेंट में आपको मैं ये वाला चीज़ सिखाने वाली हूँ। ओके, अब बात करते हैं 50 माइक्रोमीटर इंटू सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पर कोई भी यूनिट जो है वो एसआई में नहीं है, बट मीटर है, तो जैसे यहाँ पे कन्वर्जन किया वहाँ पे करें हम लोग कन्वर्जन, ठीक है। तो क्या होगा बच्चा, that 1 micrometer is equal to 10⁻6 मीटर, ओके। और 1 मीटर is equals to 100 सेंटीमीटर, ओके। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो अब बेसिकली यहाँ पे लेके आओ, तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6, मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो ये जो मीटर है उसकी जगह पे मैं 100 सेंटीमीटर लगा दूँ, ठीक है। 100 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 10⁻2 सेंटीमीटर होगा, है ना। तो क्या हो गया बेटा यहाँ पर इंटू 10⁻2, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे 50 माइक्रोमीटर की बात कर रहा है, तो ठीक है 50 माइक्रोमीटर, इसका मतलब कि इसको 50 से मल्टीप्लाई कर लो, 50 इंटू 10⁻6 + 2, बेस सेम है, पावर्स प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 50 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 50 इंटू 10⁻4 सेंटीमीटर। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट अभी आपको इस तरीके से मैं समझा रही हूँ। अभी जो सेगमेंट लूंगी उसका मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना होता है फिजिकल क्वांटिटीज को, उनके नंबर्स को इन द साइंटिफिक नोटेशंस और सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। इतना क्लियर हुआ बच्चों? सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अभी हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। टॉपिक इज साइंटिफिक नोटेशंस। अब इसका यूज़ क्या होता है, क्या है इसका फॉर्म? देखिए बेटा, बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर, तो मैंने आपको अभी कहा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करते हैं, ठीक है। अब इतना डीपली स्टडी करोगे, जैसे आप एटम्स की बात करो, मॉलिक्यूल्स की बात करो, नाउ वी ऑल नो कि दे आर इनविजिबल टू अस, ठीक है। विजिबल है बट वो माइक्रोस्कोपिक तरीके से है ना, ठीक है। नेकेड आई से तो हम उसको देख वैसे भी नहीं सकते हैं, ओके। तो वो हमारे लिए इनविजिबल है, बहुत छोटी चीज़ होती है। तो जब इतनी छोटी सी चीज़ें होती है ना, तो उसको मेजरमेंट हम लोग किलोग्राम, ग्राम, इतनी बड़े बड़े यूनिट्स में अगर करें तो आफत आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ना उनके जो मेजरमेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम ये कह रहे हैं, जैसे कि मैं आपको ऐसा ऐसा बोलूं कि भैया आप ना मैं आपको ऐसा बोल दूं कि 1 मोल NaCl तो लेके आओ मेरे लिए, ठीक है। मैं आपको सिंपल बोल रही हूँ कि भैया जाओ प्लीज़ मेरे लिए 1 मोल NaCl लेके आओ। अब आप बोलोगे कि मैम 1 मोल NaCl होता क्या है? चलो मैं बता ही देती हूँ। 1 मोल NaCl जो होता है वो होगा आपका 58.5 ग्राम, ठीक है। तो इतना आप मेरे लिए नमक लेके आओगे, लेके आ गए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ देखो, वैसे अभी तुम नव रही हो, उसको उसको तो शुरू हुआ नहीं तुम लोगों का। एक काम करो, ये नमक में बैठ कर ना मुझे एटम गिन के बताओ कितने एटम है, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ तो सपना मैम पागल हो चुके हैं, केमिस्ट्री बराबर आ गए, ठीक है। यहाँ तो हमें पागल करने के पीछे पड़ गए। तो आप बोलोगे मैम थोड़ा सा प्लीज़, हम एटम्स कैसे गिन सकते हैं उसके अंदर? तो मैं बोलूँगी मैं आपको बता रही हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ इसमें कितने एटम है। आप बोलोगे ठीक है बता दो मैम। मैं बोलूँगी इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। ये क्या हुआ, ये क्या हो गया? नहीं समझ आया? तो इसका मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ
इसका मतलब मैं ऐसा बोलना चाह रही हूँ कि इसके अंदर 6023 002000000000000000000 एटम्स हैं। कम पड़ गया, अभी भी और भी ज्यादा जीरो लगाने चाहिए। आप दोनों में कंफ्यूज हो गए कि मैम इतने से, ठीक है, ये तो 500 ग्राम भी नहीं है, 50 ग्राम, ठीक है, 50-60 ग्राम के नमक में इतने सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं। एग्जैक्टली मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ठीक है, कि जब हम क्वांटिटी हाथ में लेते हैं ना तो हमें डीपली स्टडी करना होता है, जिसके अंदर हम लोगों को लिटरली एटॉमिक लेवल तक जाना पड़ता है। और एटॉमिक लेवल तक जाने के लिए अगर मैं आपको इतने बोलूँ तो आप पागल हो जाओगे, तो आप बोलोगे नहीं नहीं मैम आपने जो पहले लिखा था ना वो थोड़ा सा हमको आसान लग रहा था, 6.023 × 10⁻23 एटम्स आपने लिखा था ना, वो हमें आसान लग रहा है। ये फिर भी आंखों को जच रहा है, ये तो आंखों को जच नहीं रहा, मैं कितने जीरो लर्न करूंगा, ठीक है, लिखने में मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, एक आध जीरो छूट गया तो मार्क्स गए। तो दैट मीन्स कि इस नंबर को प्रेजेंट करने का जो तरीका है ना, इस तरीके को हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। बात समझ में आई अच्छे से? ठीक है, अब इस साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइंटिफिक नोटेशन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एक n लगाते हैं, मल्टीप्लाई में 10⁻n लगाते हैं, ठीक है भैया। ये n क्या है, ये n है एक नंबर जो बेसिकली मैं बोलूँ 1 से लेकर 9.99 तक का नंबर जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स मैं इसको और एक चीज़ सिंप्लीफाई करूँ तो ये जो भी नंबर होगा ना वो नॉन जीरो नंबर होगा, मतलब कि यहाँ पर कभी भी जीरो नहीं आएगा। अब बोलोगे क्या मैम ये रहा जीरो, ऐसे जीरो नहीं, पीछे जीरो नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि मैं अगर ऐसे लिखूं, पता है अभी भी हमने एक एग्जांपल किया था, मैंने लिखा था 50 × 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, है ना, आपने नोट डाउन किया ना, उसमें देखो। अब अगर एज अ टीचर मैं बोलूँ तो मैं इसको गलत कर लूँगी क्योंकि ये गलत है, ठीक है, बट मैं आपको तब समझाया नहीं, जैसे मैंने आपको उसका ज़्यादा डिटेल नहीं दिया, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि ये नंबर कैसा होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए 5 × 10⁻³ सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब कि इस नंबर के साथ मुझे जीरो ऐड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी इसको कंपेयर कर लो, तो ये मैंने क्या बोला 1 से लेकर 9.99 तक जाना चाहिए, ओके, विच कंटेन्स अ नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर, इसमें कभी जीरो नहीं आता है। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻, ये n आया, ठीक है। तो ये n क्या है, ये n इज नथिंग बट द पावर एक्सपोनेंट। किस फॉर्म में होता है ये होता है इंटीजर फॉर्म में। अब आपको पता है इंटीजर क्या होता है बच्चा, इंटीजर जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी होती है, जीरो भी होती है, पॉजिटिव वैल्यू भी होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने -3 लिख दिया, यहाँ पे मैंने +23 लिखा है, तो प्लस में भी आएगा माइनस में भी आएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो जो हमारे पास डेसिमल्स को जब हम मूव करते हैं ना, तो कितनी बार मूव करते हैं वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं साइंटिफिक नोटेशंस। बात समझ में आई इतनी? ठीक है, कैपिटल N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अ नॉन जीरो नंबर, और स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स पावर और एक्सपोनेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, मतलब कि जीरो, नेगेटिव और पॉजिटिव तीनों चीजें आ सकती है। जीरो मेंशन नहीं करते हैं बिकॉज एनीथिंग रेज टू जीरो, बिकॉज एनीथिंग रेज टू जीरो इज इक्वल्स टू 1। तो अगर 10⁻0 लिखूंगी तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, तो मैं 1 को रिप्रेजेंट नहीं करूंगी, इसके 10⁻0 की पावर आपको दिखती नहीं है, ठीक है। और नेगेटिव पॉजिटिव अपन रिप्रेजेंट करेंगे। अब कैसे रिप्रेजेंट करना है वो सिखाने वाली हूँ, तो इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो, फिर हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं साइंटिफिक नोटेशंस को रिप्रेजेंट करने का। ये जैसे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, इनको हमें एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ें बताई जाऊंगी, नोट डाउन करते जाना। अब जैसे कि आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1, 5 एंड 4 जीरोस, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1,50,000 ग्राम, और अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। कैसे लिखोगे बेटा, अब इस नंबर में कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, ठीक है, तो हम यहाँ पे अज्यूम कर ले रहे हैं कि भाई डेसिमल जो है वो यहाँ पर है पीछे की तरफ, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, हमारा साइंटिफिक नोटेशन कैसा होना चाहिए, आगे एक नंबर होना चाहिए और पावर होनी चाहिए 10 की, है ना। तो ये नंबर आपको दिख रहा है 15, ठीक है। अब हमेशा डेसिमल जो है वो एक नंबर के बाद डेसिमल हो जाना चाहिए, ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग से। तो मैं इसको अगर पीछे की तरफ खींचूं तो कितना खींचूंगी मैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 प्लेसेस तक मैं डेसिमल को पीछे लेके गई, तो मैं क्या लिखूंगी 1.5 इंटू 10⁻5 प्लेसेस पीछे लेके गए तो 10⁻5 ग्राम, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो डेसिमल को कितना पीछे लेके गए, 5 बार, तो जितनी बार तुम पीछे लेके गए वहां पे 5। अब जब भी तुम लोग लेफ्ट की तरफ मूव करोगे ना बेटा, जब भी तुम लोग लेफ्ट की तरफ मूव करोगे
मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। तो पावर कैसा होगा बेटा, हमेशा पावर होगा हमेशा पॉजिटिव में। इतना समझ आया, ठीक है। जैसे यहाँ पे आके देखो 0.0064, तो सेंटीमीटर नोटेशन का पहला पॉइंट यही है कि भैया जो डेसिमल है वो एक नंबर के बाद होना चाहिए, बात खत्म हो गई, ठीक है। मतलब कि डेसिमल के आगे एक ही नंबर होना चाहिए, 12 13 नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक ही नंबर होना चाहिए, ठीक है, फिर कोई भी नंबर हो। तो अब ये डेसिमल को मुझे आगे की तरफ लेके जाए, नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो 1 2 3, 3 प्लेसेस लेके गई, तो क्या हो गया 6.4 इंटू 10⁻², 3 प्लेसेस लेके आई ना, तो क्या लिखूंगी मैं -3 सेंटीमीटर। ओके, तो जब आप राइट साइड की तरफ मूव करते हो, जब आप डेसिमल को राइट साइड की तरफ मूव करते हो, तो साइन क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। सो मूविंग टूवर्ड्स राइट, तो पावर क्या हो जाएगा बच्चा, पावर हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दोबारा देख लो 0.059, तो इसको 1 2 दो बार लेके आई मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5.9 इंटू 10⁻² मीटर। अब आसान लग रहा है, समझ आया, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अब ये पॉइंट यहाँ पर है, मुझे पता है कि एक नंबर, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक का जो भी नंबर है उसके ही आगे आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया, यहाँ पे मैंने इसको शिफ्ट कर लिया, एक ही प्लेस आगे लेके गई ना, तो 6.53, ठीक है, 6.53 इंटू 10⁻², आगे लेके गई एक ही प्लेस, तो इसके लिए 1 आया, और लेफ्ट की तरफ मूव करो, इसके लिए +1 आया, ठीक है। क्लियर हुआ ये। तो आप बोलोगे कि मैम आप ना यहाँ पे जब डेसिमल को शिफ्ट करो तो आप 53 लिख रहे हो, मतलब 53, तो यहाँ पे जब आपने किया तो आपने 0 क्यों नहीं लिखा, 0 नहीं लिखना होता है, ठीक है। हमें कभी भी कोई भी नंबर 0 में नहीं डालना होता है। तो इसके लिए मैंने वही कहा था कि क्या होता है, ये n क्या होता है, इट्स अ नॉन जीरो नंबर, वहाँ पे कभी 0 नहीं आता है, पीछे की तरफ कभी कोई 0 नहीं आता, ठीक है। इन बिटवीन कभी आ जाए तो बात अलग है। अब जैसे कि ये वाला नंबर आप देख लो, ओके, 0.0300, तो अब इसको आप यहाँ से 1 और 2 प्लेस शिफ्ट कर रहे हो, ठीक है। तो 3, अब पीछे कोई नंबर है नहीं, तो 3.0 लिखो वो भी चलेगा, सिंपल 3 लिखो फिर भी चलेगा, इंटू 10⁻², कितना प्लेस शिफ्ट किया, 1 2, दो बार शिफ्ट किया, राइट साइड की तरफ गए, इसके लिए क्या हो जाएगा -2 यूनिट, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 3.0 इंटू 10⁻², पता चला कैसे कैसे कन्वर्शन करना है, बात क्लियर हुई। तो याद करना, जो n है ना वो हमेशा हमेशा 1 से लेकर 9 के बीच में ही रहेगा, उसके आगे कोई नहीं होगा, तो इट्स अ सिंगल डिजिट, और कभी भी 0 प्लेस नहीं करना है। इस तरीके से कर लिया, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, बात समझ में आई, ओके। तो दैट इज द वे टू रिप्रेजेंट एनी क्वांटिटी इन द साइंटिफिक नोटेशन। और याद करना, आपको आगे जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह आएंगे आपको इसी में ही कन्वर्ट करके रखना है, फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, इसमें ही कन्वर्ट करके रखोगे। अगर ऐसे कन्वर्ट नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, फिर कहना मत कि मैम ने बताया नहीं था, तो मैं पहले बता देती हूँ। क्लियर, डन, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट सेगमेंट की।